नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम जीएस के प्रश्न पत्र 5 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्राचीन मथुरा जैन पुरातात्विक स्रोतों की गर्भस्थली थी। इस कथन को ब्रज क्षेत्र के जैन पुरातात्विक स्थलों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और ये 12 अंक का प्रश्न है और ये 2025 में अभी जो हुआ है, अब मार्च लास्ट अप्रैल में, ये वहाँ से पूछा हुआ प्रश्न है। और सोचिए कि इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर 5 और 6 को बहुत, अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो दुर्घटना होना तय है, क्योंकि 4 पेपर आप पहले से देते आ रहे हैं। 18 से परिवर्तन हुआ है तो 18 से आप दे रहे हैं, तो आपका एक पकड़ बन गया है। लेकिन ये जो 5th और 6th पेपर है, यहाँ एक तो कंटेंट कम है, दूसरी चीज़ आप लोग इसमें परिश्रम भी कम करते हैं, तो इसी वजह से ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछा रहा है कि एक छोटा सा, भैया मथुरा में जैन धर्म की विशेषता को बताना पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। तो अब 12 अंक का प्रश्न ये भी नहीं कि 8 अंक में लिखना है। तो जब तक आप बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक 5th और 6th पेपर में जो औसत से भी नीचे नंबर मिलता है वो मिलता रहेगा। तो इसके लिए गंभीर होइए। और संस्थान जो है अपना टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी ला रहा है। पेपर 5 से हमारा शुरू हो रहा है 26 मई से। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें हमारे बैच को। और ये हम शून्य से शिखर बैच में जोड़ेंगे आपको। यहाँ क्या है कि डेली हम आपको 2 प्रश्न देते हैं, आप उसको लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है और धीरे धीरे करके ऐसे आपका पूरा सिलेबस तैयार कराते हैं। पीटी के बाद जब मेंस के बीच में ये चीज़ें और थोड़ा सा तीव्र होती हैं, और उस समय हमारा जो बैच होता है वो अब की बार मेंस पार बैच चलता है। तो वो और ये बैच मिला करके बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपकी तैयारी के लिए, पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। और 2024-25 में 25 नहीं, 25 का तो अभी बच्चों ने पेपर ही दिया है। 23-24 में, चूँकि 23 से ही हमने प्रोग्राम शुरू किया था और 23-24 से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने किया है, अच्छा रिजल्ट उनका रहा है। तो ऐसे में आप संस्थान से जुड़े, इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या है कि हम प्रत्येक टॉपिक से आपको प्रश्न करवाते हैं। मतलब पहले तो हम आपको देंगे लिखने के लिए, उसके बाद फिर आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, फिर मॉडल उत्तर देंगे। और ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर ही होती है। और ऐसे में जब आप अपनी तैयारी को 3 स्तर पे लेके जाएंगे, तब जा कर के चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मतलब पहले तो आपने प्रयास किया, दूसरे स्तर पर आपकी कॉपी चेक हुई, तो इसमें जो हम लोगों के द्वारा फीडबैक दिया गया कि भाई कहाँ कमी रह गई, कैसे क्या हुआ उसमें, और तीसरा जो हमारा मॉडल उत्तर है, तो ये तीनों मिला करके आपकी तैयारी को पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो ऐसे में बहुत ही फ्रूटफुल है। और इसी तरीके से जो हमारे एलटी वाले बच्चे हैं, तो उनका बैच चल ही रहा है, वो जान ही रहे हैं। तो अभी जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, मतलब आपका कहाँ से कैसे नंबर कटा है, सारी चीज़ देखिए, पूरा फीडबैक दिया गया है। और आपका अगर 1 नंबर आधा नंबर भी कटा, क्यों कटा, वो कैसे आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आपकी कॉपी चेक हो जाती है, उसके जस्ट बाद हमारा इसी तरीके से मॉडल उत्तर रहता है। और हम ये दावा करते हैं कि आप जो है प्रश्न आप अपनी परीक्षा में केवल हमारे मॉडल उत्तर को कर लीजिए, जो हम 750 से ज़्यादा कराते हैं सभी 1 से लेकर के 6 पेपर के बीच में। अगर इतना आप करके जाते हैं तो इससे बाहर आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो देखने को भी मिलेंगे, यकीन मानिए, यदि आपसे नहीं बनेगा तो वो किसी से नहीं बनेगा। कारण ये है कि आयोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे देता ही है कि जहाँ वो आउट ऑफ बॉक्स चला जाता है। तो ऐसे में उसको लेकर के मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो 17-18 क्वेश्चन बेहतर कर लिया तो वो तो वैसे ही एसडीएम मटेरियल हो गया। 1-2 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में जोड़ तोड़ के ही लिखना होता है, 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में, ये समस्याएं रहती है। और इसको लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इस लेवल पर प्रैक्टिस किए रहेंगे कि 17 क्वेश्चन तक आप बहुत अच्छा कर जाइए, तो फिर आपके पास बचेगा ही क्या। 3 क्वेश्चन तो आप जोड़ तोड़ के भी लिख देंगे, तब भी आप जो है प्रॉपर एसडीएम मटेरियल रहेंगे। तो ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए।
अब हम आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न देखिए कि प्राचीन मथुरा जैन पुरातात्विक स्रोतों की गर्भस्थली थी। इस कथन को ब्रज क्षेत्र के जैन पुरातात्विक स्थलों के आधार पर स्पष्ट करना 12 अंक का प्रश्न है। तो थोड़ा सा आप भूमिका बताइए कि प्राचीन मथुरा जैन पुरातात्विक स्रोतों की गर्भस्थली थी, अर्थात मथुरा जैन धर्म के प्राचीन अवशेषों का प्रमुख केंद्र था। मतलब ये जो स्टेटमेंट, इसका अर्थ यही है कि किस तरीके से भाई मथुरा जो है प्राचीन काल में जैन स्थलों का केंद्र था। तो वही आप बता रहे हैं, जो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से पूर्णतः प्रमाणित है। मतलब यहाँ से ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, जो इसके जैन धर्म का केंद्र होने का संकेत देते हैं। जिसे ब्रज क्षेत्र, मतलब ब्रज क्षेत्र मतलब क्या, मुख्य रूप से मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वही ब्रज क्षेत्र है, से प्राप्त जैन पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे तो सबसे पहला जो अवशेष प्राप्त हुआ है जैन स्थलों का, वो कंकाली टीला है। मुख्य परीक्षा में बच्चों को बस इतना ही आ रहा था, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको मैंने थोड़ा डिटेल से कराया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तो कंकाली टीला तो हर किताब में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो कंकाली टीले के बारे में बताइए कि मथुरा में स्थित कंकाली टीला पुरातात्विक रूप से जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो चूँकि सबसे महत्वपूर्ण था तो ये तो बच्चों ने किया, मतलब लेकिन चूँकि 12 अंक का प्रश्न था, इतने में तो आपका जो है 50 60 70 शब्द ही खत्म होने हैं। आप तो कायदे से 8 अंक के प्रश्न के लिए भी ये सफिशिएंट नहीं था। तो ऐसे में बच्चे यहाँ परेशान हुए। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब टेस्ट सीरीज भी हम कराते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग उसको दोहराते भी रहिए। आप लोग टेस्ट सीरीज में भी क्या करते हैं ना कि जो आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको उसमें भी चयनित कर लेते हैं। मतलब सोचिए कि आपको बनना SDM है और 750 प्रश्न आप कायदे से नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आप 200-250 प्रश्न सेलेक्ट कर लिए सारे पेपर मिला करके, तो आपके साथ दुर्घटना होनी तय है। आप 750 प्रश्नों का खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, उसको बार बार रिवीजन करके जाइए, फिर सिलेक्शन रुके तो कहिए। तो कंकाली टीला के बारे में बताइए कि यहाँ से 1870 से 1896 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब A.K. कनिंघम ने एवं डॉक्टर फ्यूहरर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में खुदाई करवाई गई। कब के? 1870 से 1896 के बीच में। कौन खुदाई करवाता? अलेक्जेंडर कनिंघम और डॉक्टर फ्यूहरर। जिससे क्या जानकारी मिलती? तो दूसरी शताब्दी से लेकर के, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के 600 से अधिक जैन अभिलेख प्राप्त हुए। मतलब कंकाली टीला इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ की खुदाई से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक के बीच के जो है वो 600 से अधिक जैन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि प्राचीन जैन स्तूप। तो कंकाली टीले से मिले जैन स्तूप जो हैं वो 2500 से 3000 वर्ष से भी अधिक क्या है, पुराने हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि मथुरा में जैन धर्म की स्तूप परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। तो चूँकि वहीं के जो साक्ष्य मिले उन्हीं को आधार बनाते हुए आपको उत्तर लिखना है, वो भी पुरातात्विक साहित्यिक नहीं है। तो एक तो आपको बांध के रखा है, तो आप दूसरा इसमें बता रहे हैं कि जो प्राचीन जैन स्तूप मिला है कंकाली टीला से वो 2500 से 3000 वर्ष पुराने जो है वो मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। फिर अयागपट्ट और शिलालेख जो खुदाई हुई है तो वहाँ से क्या मिले हैं कंकाली टीला से? तो अयागपट्ट और शिलालेख खुदाई से भारी संख्या में मिले अलंकृत अयागपट्ट। अयागपट्ट क्या होते हैं? तो महत्वपूर्ण पूजनीय एवं कलात्मक शिलालेख होते हैं। पूजनीय एवं कलात्मक शिलालेख होते हैं और इन अयागपट्टों से क्या है कि तीर्थंकरों की मूर्तियाँ एवं जैन एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेखों से तत्कालीन जैन संघ भिक्षुओं श्रावकों की स्थिति की उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये जो अयागपट्ट और शिलालेख मिले हैं तो इनसे क्या जानकारी मिलती है कि जो उस समय जैन धर्म की जो स्थिति थी उसके संघ का प्रमाण मिलता है, भिक्षुओं की स्थिति की जानकारी मिलती है, श्रावकों की क्या स्थिति थी,
तो वो सारी चीज़ों की मतलब उनका रहन सहन कैसा था, वो उनके जो धार्मिक रिचुअल्स थे उनकी कैसी चीज़ें थी, स्तूपों की स्थिति क्या थी, तो सारी जानकारी जो है इन शिलालेखों से मिली है, अयागपट्ट से मिली है। फिर तीर्थंकरों का विहार है यहाँ मथुरा में। तो जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ ने मथुरा में जो है वो चतुर्मास किया था। तो जो जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प है, तो इसके अनुसार भगवान पार्श्वनाथ ने मथुरा में चतुर्मास किया था, इसकी जानकारी मिलती है। और पार्श्वनाथ जो है वो कौन है, तो जैन तीर्थंकर हैं। यहाँ से पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ एवं महावीर स्वामी की प्राचीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मतलब कि यहाँ से जो 24 तीर्थंकरों में से जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर जैसे पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी, सभी की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो जो इसके प्राचीन ऐतिहासिक केंद्र होने का प्रमाण देते हैं। फिर इसमें जो अगली जानकारी आपको मिलेगी वो जम्बू स्वामी की निर्वाण स्थली। तो मथुरा के कृष्णा नगर मतलब जो यमुना क्षेत्र है में अंतिम केवली, मतलब अंतिम केवली मतलब कौन, केवलिन कौन होता है, जो मोक्ष प्राप्त संत होता है। तो अंतिम केवली श्री जम्बू स्वामी की निर्माण स्थली है। तो मथुरा का कृष्णा नगर, ये भी याद रखिएगा, इनकी निर्माण स्थली है। यहाँ इनके पदचिन्ह और प्राचीन अवशेष आज भी क्या है, तो मौजूद हैं। तो ये भी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से ये मिलता है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मथुरा जैन धर्म का प्राचीन केंद्र रहा है, जिससे जैन तीर्थंकरों, भिक्षुओं, श्रावकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 12 अंक का प्रश्न था, और यहाँ चूँकि तथ्यों की बहुत सीमित उपलब्धता थी, तो ऐसे में मुख्य परीक्षा में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। लेकिन ये दिक्कत ऐसा नहीं, यदि आप जो है हमारे 750 प्रश्नों के साथ बने रहते, यदि देखिए हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ भी रहे क्योंकि उन्होंने चीज़ों को पूरा पढ़ा था। लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट मतलब उसमें भी काट छाट करके, और उनका ये था कि 750 तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, इसमें से जो उनका मन किया उस हिसाब से अगर उन्होंने छाटा और परीक्षा में गए, तो उनके साथ थोड़ी सी समस्या हुई। और इसी समस्या से बचने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुख्य परीक्षा पे आप लोग समय दीजिए। मतलब मेंस को जब पीटी हो जाता है तब तो आप लोग जो है जगते हैं कि पीटी, और पीटी होने के बाद भी नहीं जगते हैं। जब पीटी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको लगता है कि मेंस पे काम करना चाहिए। तो ऐसे में आप लोग पीटी की सफलता को भी जो है वो ख़राब कर देते हैं। और इस समय आपको पता ही होगा कि पीटी पास करना भी कितनी बड़ी चुनौती है। यदि आप पीटी पास कर ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस उठापटक के समय में। तो ऐसे में अगर आप पीटी पास करें तो मुख्य परीक्षा खूब शिद्दत से तैयार कर लीजिए, ताकि एक ही बार में मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। नहीं तो इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे तो फिर तो फंस ही गए। ठीक है, तो इसलिए बैच को ज्वाइन करिए। एलटी वाले बच्चे हमारे एलटी बैच से जुड़े, पीसीएस वाले बच्चे पीसीएस बैच से जुड़े। और पीसीएस का जो नया बैच है पेपर 5 से 26 मई से स्टार्ट है, तो आप लोग लेट ना करें, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो स्टार्टिंग के बच्चे उनके लिए कुछ ऑफर भी है, इसका लाभ उठाएं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहली लिंक हमारी है समृद्धि IAS ऑफिशियल टेलीग्राम। दूसरा है यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल सेकंड चैनल है हमारा। और अधिक जानकारी के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।